तो हाँ बच्चों, हमने कल जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, नाम बताए थे। जो हमने आपको नाम बताए थे उनमें से दो हमने फिनिश कर दिए थे। यानी एक था उसमें ट्रेडिशनल मेथड या पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस और दूसरा था बैरियर मेथड। यानी हमने सबसे पहले आपको जो है नेचुरल मेथड बताए थे। नेचुरल मेथड में एक तो था पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस, उसमें जो हमने आपको पढ़ाया था पीरियोडिकली एक बताया था। उसमें नेक्स्ट जो है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड बताया था हमने आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया। इनकी खास बात क्या थी कि इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, क्योंकि ये सभी नेचुरल थे, ट्रेडिशनल मेथड थे, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अदरवाइज जो भी नेचुरल को छोड़ करके जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं या मेडिकल साइंसेस के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनमें क्या होगा, उनमें साइड इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बना एक्सेप्ट नेचुरल, तो नेचुरल ही होता है, उनको छोड़ करके उनमें साइड इफेक्ट्स ना हो। वो एक और बात है कि वो साइड इफेक्ट मिनिमम हो या कम से कम हो, है ना, ये चीजें होती हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ओवरऑल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो मैं अभी बता देता हूं जो कॉन्ट्रासेप्टिव के जो बेसिकली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो साइड इफेक्ट होता है इनका जो है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है जब कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में बीच में कभी भी ब्लीडिंग होना चालू हो जाए, उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कई चीजें हो सकती हैं। ओलिगो मेनोरिया हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है। ओलिगो का मतलब है बहुत कम दिन के लिए, बहुत कम फ्लूइड जो है या ब्लीडिंग हुई है। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। जब एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग हो जाए तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, बॉडी का क्या रेस्पॉन्स है उस कॉन्ट्रासेप्टिव से। और क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, और एक टेंडरनेस इन दी ब्रेस्ट। जो टेंडरनेस इन दी ब्रेस्ट होती है, पार्टिकुलरली जो पिल्स होती हैं या आईयूडी होते हैं या इंजेक्टेबल्स होते हैं, उनसे टेंडरनेस इन दी ब्रेस्ट हो सकती है। तो ये टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट ही लीड करता है ब्रेस्ट कैंसर को। तो आप इस ब्रेस्ट कैंसर को भी नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, यानी थोड़ा बहुत, यानी इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, चाहे वो पॉसिबिलिटी रिमोट क्यों ना हो, रिमोट पॉसिबिलिटीज यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी। तो ये सभी साइड इफेक्ट्स में आते हैं। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, यानी वो बनाना अभी भी जारी है, वो कंटिन्यू रहेगा अभी भी। जैसे आपको बताऊं, कुछ दिन पहले गॉसिपोल बनाया गया था। गॉसिपोल जैसे कि नाम आपने सुना है, गॉसिपियम कॉटन होती है उससे बनाया गया था, चाइनीज ने बनाया था। ये मेल का कॉन्ट्रासेप्टिव था टैबलेट के रूप में, पर इसके जो इफेक्ट्स थे वो क्या थे, स्पर्मिसाइडल तो थे ही थे, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट था, यानी स्पर्म को ये किल करता था। पर मेजर काम क्या था, इसका टेस्टोस्टेरोन पे भी इनहिबिटरी इफेक्ट था। जब टेस्टोस्टेरोन पे या एंड्रोजन पे भी इनहिबिटरी इफेक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, सेक्सुअल डिजायर में इफेक्ट आएगा। जब सेक्सुअल डिजायर में इफेक्ट आएगा तो ऐसी किसी चीज को यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो किसी के सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंटरफेरेंस, उनमें कोई भी का रोल नहीं होता, यानी ये सेक्सुअल इंटरफेरेंस नहीं करते, डिजायर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते। तो इसलिए जो गॉसिपोल था, जो गॉसिपियम कॉटन के सीड से बनाया गया था, चाइनीज ने बनाया था। वैसे ही आप जानते हो चाइनीज आइटम ज्यादा दिन चलते नहीं है, तो वो इसलिए वो अब मार्केट से ही गायब हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो है नहीं अब कॉन्ट्रासेप्टिव इस समय, आपकी जानकारी बता। अच्छा, जो बैरियर मेथड था, बैरियर में जो कंडोम्स का जो यूज था, उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 तो कॉन्ट्रासेप्टिव है ही है, उसके अलावा उसका सबसे बड़ा एक यूज और है, वो क्या है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस को भी इनहिबिट करता है, उनको भी रोकता है। यानी जो कि
कौन सी होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उनको भी ये रोकता है। और विनरल डिजीजेज एंड वीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, जो इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। जैसे आपने देखा है HIV, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस। आप सोच रहे होंगे, और एक गोनोरिया, आप सोच रहे हैं सर ने जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्हीं डिजीज के नाम क्यों लिखे हैं? क्यों HIV से क्या कहा कि होता है एड्स? मैंने ये नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके जो ये NCERT में हमारा जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें ये डिजीज हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये डिजीज के नाम बता दूं पहले, तो उसको आपको मालूम रहेगा। इसमें ये जो डिजीज होती हैं, ये सब डिजीज, तो ये सभी क्या होते हैं, जब कभी कंडोम का जब यूज होता है तो उससे क्या होता है, कंडोम्स के यूज होने से ये डिजीज जो है ट्रांसमिट नहीं होती। IUD जो डिवाइसेस हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो डिवाइसेस यूज होंगे, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को वो रोकते नहीं है, यानी उनको वो इनहिबिट नहीं करते या उनको वो प्रिवेंट नहीं करते। जबकि ये जो मेथड है, जो यूज ऑफ द कंडोम, जो कि एक बैरियर मेथड है, वो इन सब डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। यानी ये और एक खासियत है इसकी, इस यूज की। इसलिए भी ये वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ द कंडोम्स मेल के अंदर ये इसलिए भी ज्यादा प्रैक्टाइज है वर्ल्ड वाइड। ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, जो HIV है, HIV एक वायरस है, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, ये 3 डिजीज ऐसी हैं, ये ऊपर वाली जो 3 हैं। ये आप देखिए, आपके पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी है नीट में, 3 क्वेश्चन थे। लास्ट दिन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसने पूछा था ये सारे डिजीज लिख करके कौन सी ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, यानी एक बार अगर वो डिजीज फैल गई तो वो क्योरेबल नहीं है। वो 3 ये हैं, HIV, जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी। ये ट्रांसमिट होती है, ये क्या है, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं, यानी एक बार हो गई तो थ्रू आउट लाइफ में इनका कोई कोई असर रहेगा। बाकी ये जो है, बाकी जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, क्लाइमेडियासिस, गोनोरिया बैक्टीरियल है, क्लाइमेडियासिस भी बैक्टीरियल है, ट्राइकोमोनास जो है प्रोटोजोन के द्वारा काज होती है, जेनाइटल वार्ट जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उससे होता है। ये डिजीज बताऊंगा मैं आपको। ये अर्ली केसेस में अगर डिटेक्ट होती है तो ये कंप्लीटली क्योरेबल है, नीचे वाली। पर ये ऊपर वाली जो 3 थी, ये 1, 2 और 3, ये पिछली बार नीट का क्वेश्चन भी है बच्चों। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो यूज था यहाँ पर कंडोम्स का, बैरियर मेथड का, वो बैरियर मेथड क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू के अलावा एडिशनल यूज जो है उसका, वो क्या है, एडिशनल यूज इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से या डिजीज से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी इन डिजीज से प्रिवेंशन होती है। ये बताना चाहता था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब मेथड है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। एक मेथड होता है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस।
इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। कंडोम और ये थे, ये क्या थे, यूजुअली क्या था, ये प्राइवेसी के तौर पर मेल अपने आप में यूज कर सकता था या फीमेल भी यूज कर सकती थी प्राइवेसी में एक बार ट्रेनिंग के बाद। पर इनके क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो बॉडी के अंदर यूज होंगे, इसके लिए क्या होता है, किसी एक हेल्थ वर्कर की जरूरत पड़ेगी या ट्रेंड नर्सिस की जरूरत पड़ेगी या डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने आप ये यूज नहीं की जा सकते। अब ये महसूस ये होता है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक बार अगर ये यूज कर लिए तो कई साल तक की क्या हो जाती है, छुट्टी। जैसे पार्टिकुलरली ये 3 to 5 ईयर्स तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन यहाँ तक ऐसे हैं आजकल जो 10 ईयर्स तक की उनकी लाइफ है। यानी कितनी लाइफ है, एक बार वो बॉडी में अंदर इंसर्ट कर दिए गए, उसके बाद उनका जो लाइफ है 3 to 5 ईयर हो सकता है और आजकल मैक्सिमम भी 10 ईयर्स तक भी है। एक बार ये इंसर्ट कराए जाएंगे, उसके बाद में इतने साल यूजेबिलिटी के बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, बाद में उसको निकाल दिया जाएगा। निकालने के लिए वो ही एक बार जो मेडिकल हेल्थ वर्कर के पास जाइए, वो इसमें हेल्प कर देगा। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को कब इंसर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड में। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, 5वें डे, वो बेस्ट है। यानी जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फिनिश हुआ, जाकर के इसको जो है अंदर फीमेल बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट किए जा सकते हैं बाय ए हेल्थ वर्कर, ए ट्रेंड हेल्थ वर्कर और बाय ए ट्रेंड नर्स। आपको एक बात बता दूं, इंडिया में रूरल इंडिया, क्योंकि रूरल इंडिया अर्बन इंडिया से ज्यादा है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का आईयूडी है, और पार्टिकुलरली इन द रूरल इंडिया। अगर कोई इंडिया बोले तब भी आप यही कहेंगे, रूरल इंडिया गए तब भी कहेंगे, क्योंकि अर्बन इंडिया में पिल्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है। क्योंकि अर्बनिटी में क्या है, मैं आपको बताऊं, अर्बन के अंदर थोड़ा सा लिटरेसी रेट हाई है, एजुकेटेड वुमेन होने के कारण वो उसको अपने उस हिसाब से यूज कर सकती हैं टाइम पीरियड। इनके लिए क्या है, एक बार यूज कर लिया उसके बाद छुट्टी हो गई, एक बार इंसर्ट कर लिया बॉडी टाइमिंग में। तो इसमें इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई की नीड नहीं थी ना, क्योंकि रूरल इंडिया में थोड़ा सा आप जानते हो एजुकेशन का स्तर लो है, तो इसलिए उनके लिए क्या, उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होगी गोली कब लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। तो एक बार वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज कर लिए तो ठीक है, वो हेल्पफुल रहेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पार्टिकुलर ये बताना चाहता था। तो इनसे क्या होता है कि आप इसको फैमिली प्लानिंग में कैसे यूज कर सकते हैं कि पार्टिकुलर 2 बच्चों के बीच में कोई स्पेस तय करना है, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी कपल को करना है स्पेस, तो इनका यूज कीजिए, आप उसमें स्पेस कर सकते हैं बच्चों के बीच में। इसलिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस और भी यूज की जा सकते हैं। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ सही बच्चों को, जो हम ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। नो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेनेंस में इनका कोई रोल नहीं होता, ये बता दूंगा आपको। ये कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए नहीं है। आप सोचेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये तो पार्टिकुलर यूज एक नेचर के अगेंस्ट यूज किए जा रहे हैं। आपने ये पॉइंट नोट नहीं किया क्या, ये तो नेचर अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी ये तो एक प्रेगनेंसी को जो नेचुरल होती उसको होने से प्रिवेंट किया जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए प्रिवेंट किया जा रहा है तो नेचुरली बॉडी का कोई ना कोई रेस्पॉन्स होता है, और वो रेस्पॉन्स साइड इफेक्ट के रूप में आता है। वो किसके रूप में आता है, साइड इफेक्ट। इसलिए साइड इफेक्ट होते हैं, मेरी बात समझ आ गई हो। तो ये कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए नहीं है। ये फिर आप कहेंगे फिर ये इनका काम क्या है, बेसिकली ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का जो एम है वो है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना। ये है बेसिकली फंक्शन। ये ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बता रहा हूं।
जो मेथड इस्तेमाल होते हैं। अब मैं पार्टिकुलरली आईयूडीज के बारे में आ रहा हूं, जो तीसरे नंबर पे था आईयूडी, इंट्रा यूटिलाइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटिलाइन डिवाइसेस के बारे में मैंने बता दिया आपको कितने साल तक के लिए ये इंट्रा यूटिलाइन डिवाइसेस एप्लीकेबल है, 3 to 5 years। इवन दिस कैन बी पीरियड कैन बी एक्सटेंड अप टू द 10 years। कुछ ऐसे भी जो 10 years तक के लिए भी हैं। कौन सा डे बेटर होता है उनको बॉडी में जो है अंदर जो है इंसर्ट करने के लिए, तो वो मैंने बता दिया 5th day ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जिस दिन ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको पता है उसका जो 5th day है, ठीक है, उस डे के लिए, ठीक है। अच्छा, इंट्रायूटिलाइन डिवाइसेस के लिए का जो बेसिक एम है, जनरल फंक्शन क्या है इनका, इनका जो जनरल फंक्शन है वो है टू प्रिवेंट द स्पर्म फर्टिलाइजिंग दी ओवा। बेसिक यानी इसका जो जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन क्या है इनका, टू प्रिवेंट द स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओवम और एग। जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं तो कोई भी क्या होगी, कंसीवमेंट नहीं होगी। कंसीवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगी तो क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन उठता, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ये है इनका जनरल फंक्शन। बाकी ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स, तो उनके अपने अपने फंक्शन है, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। वो 3 काइंड होते हैं। फर्दर आइए, जनरल फंक्शन आप नोट कर लिया होगा, टू प्रिवेंट द स्पर्म फर्टिलाइजिंग एग और ओवम। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ये है इनका जनरल फंक्शन। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, में 3 कैटेगरी हैं, यानी इनकी ए, बी और सी। जो पहली कैटेगरी वो है नॉन मेडिकेटेड। या बायोलॉजिकल इनर्ट। दूसरे होता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तीसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग। जैसे नॉन मेडिकेटेड बायोलॉजिकल इनर्ट का मतलब है वो बायोलॉजिकली कैसे होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं। तो इसका मतलब किसके बने हुए होंगे, ये प्लास्टिक के। किसके होंगे, प्लास्टिक। प्लास्टिक बॉडी के लिए अंदर के लिए इनर्ट होता है, उसका कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं होती। प्लास्टिक या किसके बने होते हैं, पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन जैसे इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल लिपिज लूप। लिपिज लूप ये सांप के से आकार का होता है, स्नेक होता है ना, ऐसे ऐसा होता है लिपिज लूप। ये इनिशियली बहुत पहले बनाया गया था, आजकल इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लिपिज लूप का, लिपिज लूप का ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, मैं वही एग्जांपल दूंगा जो एनसीईआरटी में होंगे। तो लिपिज लूप जो है ये प्लास्टिक का बना होता है, पॉलीइथाइलिन का। ये सभी यूट्रस में, बॉडी ऑफ यूट्रस में ये सभी इंसर्ट किए जाते हैं, ये बता दूंगा। लिपिज लूप, इस लिपिज लूप में क्या करते हैं, इसी पे जो है कोटिंग कर देते हैं बेरियम सल्फेट की। इसकी बेरियम सल्फेट की। बेरियम सल्फेट की कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग इसलिए करते हैं बेटा ताकि ये रेडियो ओपेक बन जाता है। फिर इसकी कोटिंग के साथ ही ये क्या हो जाता है, रेडियो ओपेक।
रेडियो ओपेक का मतलब जब कभी जो अल्ट्रासाउंड के अंदर जब देखते हैं कैट स्क्रीनिंग करते हैं तो ये ओपेक हो जाता है, तो उसमें ये क्या होता है, जब उसमें देखते हैं तो उसमें ये दे कैन बी डिटेक्टेड इन दी रेडियोग्राफी में, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, दे कैन बी डिटेक्टेड। रेडियो ओपेक होने से दे कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, क्योंकि वहां पर ये डिटेक्ट किया जा सकते हैं। नहीं आ रहा है नीचे, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द एक्सरे। ऐसे ही इन पे भी जो कॉपर के भी होंगे उनको भी आप जो है बेरियम सल्फेट से कर सकते हैं कि भाई वो अभी तक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर हमने जो यूज किया है अभी भी वो अपनी जगह पे पोजीशन पे है या नहीं, कहीं स्लिप तो नहीं हो गया, वहां से स्लिप तो नहीं होगा, ये देखने के लिए बस मात्र, क्योंकि आपको पता नहीं तो क्या हो गया 3 से 5 साल तक के लिए होता है या 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंडेड है, मालूम पड़ा कि वो वहां से स्लिप हो गया है। और फीमेल ये फील कर रही है कि वो भी बॉडी के अंदर है, मालूम पड़ा कि जो कंसीवमेंट हो गई और इम्प्लांटेशन होगी, कहेंगे ये तो फेल हो गया है ना, फेल होने की जैसे संभावना है, तो इसलिए देखने के लिए और कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, तो ये तो मैंने इसके बारे में बताया। दूसरे होते हैं कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर रिलीजिंग जो होते हैं ये कौन से होते हैं, एक होता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, आजकल 380 भी बन चुका है मल्टी लोड 380 भी। होता क्या, कॉपर टी का मतलब है जो टी शेप का होगा, जैसे टी होती है ना उसी प्रकार का होता है टी, ये धागा सा होता है नीचे को, ये टी का जो 7 है वो 7 आकार का है। मल्टी लोड 375 मतलब जो ऐसी जो एक स्टेम होती है, ये स्टेम, इस पे जो कॉपर का वायर होता है उसका जो स्क्वायर एरिया होता है वो होता है 375 मिलीमीटर स्क्वायर, उसके नाम पे 370, ऐसे ही 380 में, और कुछ नहीं है, 375 का है, ये स्क्वायर मिलीमीटर एरिया होता है जो इसके ऊपर वायर पर जुड़ा होता है, ये होता है, इसको बॉडी को बोलते हैं या स्टेम, तो स्टेम पे सराउंडेड जो टी शेप का है, इस प्रकार का, बहुत छोटा होता है बेटा, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। आप सोचिए कॉपर टी कोई बहुत बड़ा उसमें बना हुआ है, इतनी सी जगह में आ जाएगा, इतनी सी जगह में, क्योंकि जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है उसका भी वो भी पियर्स शेप साइज का होता है, मैंने पहले ही बताई थी, पियर से अनाशपाती के साइज का, यानी जो हेंस एग होता है उससे थोड़ा सा बड़ा, वो तो जब प्रेग्नेंट होता है तब उसका साइज बढ़ता है, तो उसमें ये इंसर्ट होना है बहुत छोटे साइज का, इसको कहते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टी लोड, इसके नाम है। तो एक जो जनरल फंक्शन था आईयूडी का वो तो काम ये भी करेगा, ये एडिशनली और कौन कौन से फंक्शन करता है कॉपर एनर्जी, ये पिछली बार एएनयू का क्वेश्चन भी है आपका, बता देंगे एलएनजी और ये था कोई, अब बताता हूं क्या करता है, क्योंकि कॉपर टी वगैरह ये धीरे धीरे कॉपर की आयन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, कॉपर आयन। तो ये कॉपर आयन का जो इफेक्ट है वो क्या है मैं बताऊं, वो है स्पर्मेटोसाइडल इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या होता है, कॉपर आयन का जो इफेक्ट होता है वो होता है स्पर्मेटोसाइडल एंड सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी, यानी ये स्पर्म को किल भी करता है और साथ में उसकी मोटिलिटी को भी कम करता है। और जब मोटिलिटी कम होगी तो अपने आप स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है विद द एग वो भी क्या हो जाएगी, कम, एंड फाइनली सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी विद द एग, ये हो गया। आगे बात समझ, ये है किसका, कॉपर रिलीजिंग के, ठीक बात है, आपने नोट कर लिया सब पॉइंट। एडिशनल फंक्शन, पहला स्पर्मेटोसाइडल इफेक्ट, सेकेंडली सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी। इस स्पर्म की सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी का ही नतीजा है, यानी उसका रिजल्ट है रिड्यूस दी
sperm ability to fertilize with the egg और ओवम। ठीक बात है, ये हो गया। अब है हार्मोन रिलीजिंग। ये जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं तीसरे किस्म के जो होते हैं, इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। हार्मोन जैसे नाम, जैसे दो हैं इसमें में, एक है आपके उसमें लिखा हुआ है LNG20 और दूसरा लिखा हुआ है प्रोजेस्ट असर्ट। दो हैं, एक है LNG20 और दूसरा प्रोजेस्ट असर्ट। प्रोजेस्ट असर्ट एक्चुअली इनका ये सभी सिंथेटिक होते हैं हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल तो मुंह में जाते ही वो नष्ट हो जाएगा मुंह में जाते ही। तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं जो धीरे धीरे यूज करेंगे। एक तो है प्रोजेस्ट असर्ट और एक है LNG20। LNG जो नाम आया है L लीवोनो, N इसका N, G गैस्ट्रल, तो LNG का मतलब है लीवोनो गैस्ट्रल। और ये 20 का क्या मतलब है पीछे, 20 का मतलब है कि ये जो लेवेनोगैस्ट्रल है ये रिलीज करता है डेली 20 माइक्रोग्राम ऑफ दी प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कितना रिलीज करता है 20 माइक्रोग्राम पर डे, उसके नाम पर नाम पड़ा, इसका नाम है LNG20। और कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये में जो क्वेश्चन से, तो ये हो गई। अच्छा, इनका क्या एडिशनल फंक्शन है, वो तो आई फंक्शन, इनका एडिशनल फंक्शन क्या है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है। प्रोजेस्टेरोन एक तो सस्पेंड द ओव्यूलेशन, आप जानते हैं भाई प्रोजेस्टेरोन सस्पेंड द ओव्यूलेशन का काम करता है कि नहीं करता है। पर यहां पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है ज्यादा लेवल होता है ना प्रोजेस्टेरोन को, हाई लेवल, वो क्या करता है, सस्पेंड द ओव्यूलेशन। मैं आपको बताऊं, पर यहां क्या उतना ज्यादा लेवल हाई नहीं है, उतना ज्यादा, क्योंकि mg नहीं है कोई मिलीग्राम। तो यहां पर जो मेजरली जो इसका जो काम है वो क्या करता है कि जो इम्प्लांटेशन को ये कैसे प्रिवेंट करता है, ये जो है यूट्रस को होस्टाइल बना देता है। होस्टाइल यानी इनहॉस्पिटेबल, यूट्रस इज मेड होस्टाइल फॉर इम्प्लांटेशन। ये जो हार्मोन रिलीजिंग है इनका फंक्शन क्या है, यूट्रस को कैसा बना दिया जाता है, रहने मैं इधर लिख दूंगा। यूट्रस को, इसका जो इफेक्ट है, यूट्रस को कैसा बना दिया जाता है, होस्टाइल, वहीं लगा रहने सही रहेगा यूट्रस होस्टाइल। जब यूट्रस होस्टाइल हो जाएगा तो इवन अगर बाई चांस एग फर्टिलाइज हो जाए तब भी वो इम्प्लांटेड नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगी उसकी, इसका मतलब हो जाता है। So uterus become hostile to prevent the implantation. To prevent the implantation. एक तो ये काम है एडिशनल फंक्शन। एक दूसरा और बताऊं इन्हीं का हार्मोन रिलीजिंग का दूसरा फंक्शन, एक तो ये है। दूसरा फंक्शन क्या है कि आपको अपने पहले जो बताया था, जब आप हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, तो सर्विकल कैनाल के वहां पे थिक सर्विकल म्यूकस बन जाता है, थिक सर्विकल म्यूकस। तो ये जो थिक सर्विकल म्यूकस होता है ये फिजिकली इंपीडमेंट का काम करता है फॉर द स्पर्म टू मूव। यानी जब वजाइना में रिलीज किए जाएंगे स्पर्म तो उनको आगे जाके मूव होकर के सर्वेक्स को रिलीज करके आगे जाना है उनको, सर्विकल कैनाल को क्रॉस करते हो यूट्रस, यूट्रस के बाद में उसको फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि आप जानते हो जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एम्पुला में। तो होता क्या है उसके लिए, जो सर्वेक्स के ड्यूरेशन में, सर्वेक्स में ही, सर्विकल कैनाल में
ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहां से, ये देखिए आप। तो ये जो सर्विकल कैनाल है, ये जो मैंने बनाई सर्विकल, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे थिक म्यूकस होता है और स्पर्म ये वजाइना में रिलीज है, ये वजाइना है। तो वजाइना में जब यहां ये स्पर्म रिलीज कर दिए तो ये स्पर्म क्या करते हैं, ये थिक म्यूकस, क्योंकि ये काफी थिक म्यूकस, तो इसके लिए फिजिकली इंपीडमेंट होता है, तो ये यहां पर नहीं जा पाएंगे, ये जो है स्पर्म्स आगे मूव ही नहीं हो पाएंगे, ये जो स्पर्म्स हैं। वजाइना में डिपॉजिट ये तो आगे हो नहीं जाएंगे, ये सर्विक्स है, क्योंकि सर्विक्स के क्या है, ये थिक म्यूकस है, थिक म्यूकस, तो आगे जा नहीं पाएंगे। और ये फैलोपियन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन यहां होनी थी, ये यूट्रस है, तो यूट्रस में जा नहीं पाएंगे, तो जा नहीं पाएंगे। जब जा नहीं पाएंगे तो आप उसके लिए क्या है, फिजिकली इंपीडमेंट का काम कर रहे हैं, एक बैरियर का काम कर रहे हैं। ये भी इनके काम होता है हार्मोन रिलीजिंग। आपने देख लिया होगा मैं क्या बताना चाहता था आपको, आईयूडी के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, आईयूडी के साइड इफेक्ट्स में जो बताए थे वो क्या होती है दिक्कत, आप देखिए इतने साल तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा, या शुरू में लगाया जाएगा तो किसी लेडी को जब हार्मोन निकलते हैं नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे बॉडी में थोड़ा सा एक इरिटेशन टाइप फील हो सकती है, नीचे जो है एब्डोमिनल पेन फील हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है। अब मैं बताता हूं इसके आईयूडी डिवाइसेस होने पे, मैंने कही थी वो कम लेवल पे यूज किया था एलएनजी, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें आप सोचें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, नहीं, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और ओवुलेशन भी होगा। जो एक नेचुरल प्रोसेस में ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन होता है, वो सारे प्रोसेस आईयूडी डिवाइस, आईयूडी मेथड्स के अंदर भी होते रहते हैं। बस क्या होता है जो मैंने कही थी आपको जनरल फंक्शन के नाम पर, एक तो क्या नहीं होती, कंसीवमेंट नहीं होती, एनहेंस इम्प्लांटेशन नहीं होती। कंसीवमेंट एंड फर्टिलाइजेशन को ही कंसीवमेंट कहते हैं, कंसीवमेंट एंड इम्प्लांटेशन नहीं होता। जबकि जो नेचुरल प्रोसेस चलते होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। क्यों, एलएनजी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो रोकता है सस्पेंशन, तो वो वहां आगे जाके आएगी जो लेवल होगा, आगे जो पढ़ाएंगे अब आपको आगे, पर मेजरली इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी सस्पेंशन ऑफ द ओवुलेशन तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, पर मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहेगा, पर मेजरली ओवुलेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। और बायोलॉजी में से भी मोस्ट ऑफन कोई पढ़ा जाता है, इरेगुलरिटी तो कहीं भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इसके साथ में ये जो डिवाइसेस थे आईयूडी मैंने बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई बच्चों, 3 प्रकार के थे, ये तुम्हारे उसमें है सिलेबस में। नॉन मेडिकेटेड जिसे हम जो बायोलॉजिकली इनर्ट भी कहते हैं, दूसरे थे कॉपर रिलीजिंग, तीसरे थे हार्मोन रिलीजिंग। ये नाम जरूर याद कर लेना, पिछली बार पीएमटी में इन्हीं में से क्वेश्चन थे, ये सभी नाम आपको उसमें है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बनाने के डायग्राम दिखाया था कि यूट्रस हो गया, ये सर्वैक्स हो गया, ये वजाइना होगी, तो वजाइना में क्वाइचर के बाद में स्पर्म रिलीज किए, अब ये स्पर्म आगे को नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सर्वैक्स में थिक म्यूकस लाइनिंग हो गई है एलएनजी के इनके फंक्शन करने से, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस के कारण, आईयूडी के कारण, अब ये थिक म्यूकस होने के कारण अब ये फिजिकल इंपीडमेंट का काम किया है इसने, तो आगे मूव नहीं हो पा रहा है। जब मूव भी नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन वगैरह किसी का चांस ही नहीं होगा, ये बात है। अब मैं इसको बिठा देता हूँ, आपको नेक्स्ट वाले बताता हूँ। तो तीसरे जो मेथड थे, इनके साइड इफेक्ट भी मैंने बता दिए अभी आपको। जो जनरल साइड इफेक्ट थे वही साइड इफेक्ट हैं सारे के सारे यहां पर, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, है ना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये सब है। अब आता नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव,
जो मीजल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल, चौथा कौन सा था, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी ना, तो उन्हें क्या नाम से बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब पिल्स लेनी है तो उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और पर्टिकुलर टाइम होता है लेने का, तो इसलिए थोड़ी बहुत लिटरेसी चाहिए। तो इसलिए आपको बताऊं, इसको थोड़ा याद भी करना होता है पिल्स के बारे में। ये जो पिल्स होती हैं बहुत इजीली अवेलेबल है, जो भी मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ अवेलेबल है। ये जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, 3 काइंड। एक है मिनी पिल्स, दूसरी है कॉम्बिनेशन पिल्स, हालांकि इनको मैं पहले एक में इंक्लूड कर लेता था, अगर मैं दोनों को एक में 1 एंड इंक्लूड में, अब इनको अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर ये 4 प्रकार की जगह। तीसरी है इमरजेंसी पिल्स, और चौथी है 1 से वीक पिल, जिसे 1 से वीक पिल का एक नाम और भी होता है, नॉन स्टीरॉयडल पिल। जो भी सीवियर डेवलप की है, सेट प्रोमन होता है इनके अंदर, और मिलॉक्सीफीन इनमें होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि लीवोनोगेस्ट्रल पिल्स होती हैं, जिन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। 3, 4 ये मेरे 4 प्रकार की पिल्स पहले आपको बताएंगे, फिर इनके बारे में बताना चाहूंगा। एक मिनी पिल्स, इनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है इसमें, सिर्फ एक ही केमिकल है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? सस्पेंड द ओव्यूलेशन। तो जितनी भी ओरल पिल्स होंगी इनमें सभी में सस्पेंशन ऑफ द ओव्यूलेशन होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये सस्पेंड द ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टिन होगा। जब प्रोजेस्टिन का लेवल हाई होगा तो आपको बताऊं इससे नतीजा क्या होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो FSH और LH के लेवल को क्या बरकरार रखता है? वो लो लेवल, और उसका लो लेवल रह जाएगा। जब लो लेवल रहेगा तो क्या होगा? जो नेक्स्ट साइकिल है वो जो है लो लेवल रहेगा। तो लो लेवल होता है तो आप जानते हो LH सर्च नहीं होगा। जब LH सर्च नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन होने से, खाली प्रोजेस्टेरॉन है इसके अंदर, तो सस्पेंड द ओव्यूलेशन। तो इनको कहते हैं मिनी पिल्स, जिसमें खाली प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होता है। और ये इफेक्ट और ज्यादा बेटर हो जाता है जब हम कॉम्बिनेशन पिल्स लें। कॉम्बिनेशन पिल्स का मतलब क्या है? जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एस्ट्रिन प्लस में प्रोजेस्टिन। ऑफ कोर्स एस्ट्रिन कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है। ऐसी पिल्स होती है जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो। एक बात बता दूं आपको, जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा पहले ही ऑलरेडी, तो उसके कारण क्या होगा? उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मल्टीपल सर्ज होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल सर्ज। एक सिंगल सर्ज LH का न होने के, अगर लेवल, मैंने क्या कहा, एक बात नोट किया जाए, जब एस्ट्रोजन लेवल हाई हो
या उसमें ज्यादा हो एस्ट्रोजन, तो उस समय क्या होता है, मिड पीक में एक एलएस सर्ज न होकर के कई सर्ज होंगे, मैनी सर्ज, तब ओवुलेशन हो, यानी इर्रेगुलर काम हो गया। दूसरा, पर मोस्ट ऑफ जो पिल्स होती है उसमें एस्ट्रिन कम होता है और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब आप खुद बताइए। तो उस समय क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो, जैसे कॉर्पस लुटियम में देखा था, और एस्ट्रोजन कम हो या मॉडरेट में अमाउंट में हो, तो उस समय क्या कंडीशन होती थी, याद कीजिए। तो एफएसएच और एनएच का लेवल क्या रहता था, लो बरकरार रहता था। और उस लेवल को लो बरकरार रहने से क्या हो गया, उसका नतीजा क्या हुआ, एलएस सर्ज नहीं होगा। एक टाइम पे जब एलएस सर्ज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ओवुलेशन के लिए तो एलएस सर्ज जरूरी है। एलएस सर्ज, इनके लेवल के कारण क्या होता है, एफएसएच और एनएच का लेवल लो बरकरार रहता है, हाई लेवल इनके होने के कारण। वैसे भी आपने ये बात जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देख ली थी कि हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड मॉडरेट लेवल या लो लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन causes the inhibitory effect over the gonadotropin to reach the low level of the LH and FSH। तो जब ये लेवल लो रहेगा, जबकि आपको पता है कि मिड ऑफ साइकिल के अंदर एलएस सर्ज रिक्वायर्ड था, एलएस बहुत लेवल हाई होना चाहिए और एफएसएच भी हाई होना चाहिए, ना एफएसएच हाई होगा ना एलएच हाई होगा, तो अपने आप आपको पता है क्या नहीं होगा, एलएस सर्ज नहीं होगी, तो अपने आप ओवुलेशन नहीं होगी। ये है कहानी। अब क्वेश्चन उठता है क्या उसमें ऐसी पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जब ये पिल्स विड्रॉल कर ली जाएंगी, मैं क्या कह रहा हूं ये बात सुनिए आप, जब ये कॉम्बिनेशन पिल, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो चाहे एस्ट्रिन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन हो, जब ये पिल्स विड्रॉल कर ली जाएंगी तो क्या होगा, बॉडी में एकदम बेसिक अंदर ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाएगा। जब लो लेवल होना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का या पाउचिटी ऑफ होना क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन ना, ये बात आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ाई थी ना हमने आपको, वही बात यहां इस्तेमाल फिर हो रही है कि जब ये एकदम जैसे विड्रॉल कर ली जाए पिल्स, क्योंकि ये पिल्स जो इस्तेमाल होती है 21 डेज के लिए होती हैं, 21 डेज के लिए ये दोनों, तो बाकी जो रिमेनिंग 7 दिन हैं उनमें क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाएगी। ऐसी मेंस्ट्रुएशन को हम, क्योंकि वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नहीं है, वो बाकायदा इंड्यूस्ड है, क्योंकि उसमें आप पिल का यूज किया करवाया जा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं विड्रॉल, विड्रॉल ब्लीडिंग। उसी मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन न करके उसको कहते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग, क्योंकि एकदम तेजी, क्योंकि पिल्स ने वो लेवल हाई बरकरार रखा हुआ था, और जैसे ही वो पिल्स 21 दिन तक थी, उसके बाद में वो विड्रॉल कर ली नहीं दी गई लेडी को, तो क्या हो गया, उसका नतीजा क्या हुआ, एकदम जैसी पाउचिटी हो गई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रिन की, तो इन्हीं 7 दिन के भीतर मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया। तो उसको क्या क्या नाम दिया उस मेंस्ट्रुएशन को, विड्रॉल ब्लीडिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं उस समय ये जो पिल्स है 21 दिन के लिए इस्तेमाल होती है। आप पूछोगे क्या वो सर 28 दिन के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती, वो अभी बताता हूं, इसका भी क्वेश्चन दूंगा मैं, इसका भी आंसर दूंगा, इस क्वेश्चन का भी आपको, आई विल गिव यू द आंसर। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मिनी पिल्स हैं या ये कॉम्बिनेशन पिल्स हैं, मिनी पिल्स में खाली प्रोजेस्टेरोन थे, प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करने से उसमें कई वो बन सकते थे पी, या नहीं भी बन सकते थे, ज्यादा अगर डिप्रेस हो गया तो नहीं बनेंगे। इसके केस में क्या था, कॉम्बिनेशन पिल में पीक बनता ही नहीं है दोनों का यूज करने में, जब एस्ट्रोजन कम हो और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो। और मान लो ऐसी पिल हो जिसमें एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो और प्रोजेस्टेरोन हो कम, तो ऐसी कंडीशन में कई पीक बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ द सिंगल पीक। कुछ ऐसी पिल्स होती है एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, पर मेनली जो पिल्स इस्तेमाल करती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मिनी पिल्स मार्केट में मिलती है, जैसे एक है माला डी, माला एन, ये जो पिल्स हैं ये दोनों एस्ट्रिन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। तो अभी मैं इन दोनों के बारे में इमरजेंसी पिल्स और 1 से वीक पिल या नॉन स्टीरॉयड पिल्स के बारे में बता के इन्हीं के बारे में बता रहा हूं अब आपको, वो क्या होता है और ये क्यों अर्बन इंडिया में ज्यादा वो हैं, ज्यादा लाइक की जाती है।
क्योंकि इसमें कुछ चीजें याद करनी होंगी ना, क्योंकि 21 दिन से कंटिन्यूएशन में। एक देखिए मैं बताता हूँ उसमें जो पिल होती है कैसी होती है, मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये माला डी सब के बारे में या मिनी पिल्स इनके बारे में। देखो बेटा, एक पत्ता होता है पिल का, तो मैंने अभी कही थी आपसे कि 5वें दिन। देखिए ये हो गया फर्स्ट डे, और यहां हो गया, मैं लिख देता हूं 1, जैसे ये हो गया फर्स्ट डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक मिनट, मेरा पेज कम पड़ गया इसलिए मैं यहाँ से लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28। उसके बाद में फिर 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ही। देखिए अगर 21 पिल हों, कितनी पिल हों? 21। उस समय क्या कहा जाता है, बात सुनिए आप। 21 पिल लेडी को बता दिया जाता है कि उसको जो पिल स्टार्ट करनी है, दैट पिल इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल वर्ड नोट किया जाए, 5th डे ऑफ मेंसेस। जिस दिन मेंसेस स्टार्ट हो उसके 5वें दिन से फिर स्टार्ट करनी है, और 21 दिन तक। बस उसके बाद क्या करना है, सिंपली ये बात याद रखिए। क्या करना है, कौन से डे, जैसे देखिए ये फर्स्ट डे हो गया, ये देखिए पहला डे मेंसेस का। यहां देखिए बाप सामने फर्स्ट डे हो गया, तो फर्स्ट डे में क्या हुआ आपको नोट डाउन करना हो, याद भी करना है। फर्स्ट डे आपको पिल लेनी है, नो। मेंसेस जिस दिन स्टार्ट हुआ, सेकंड डे नो, थर्ड डे नो, फोर्थ डे नो। अब 5वां डे स्टार्ट हुआ तो पहली पिल यहां दी जाएगी, फर्स्ट पिल। उस पर बाकायदा पिल पे जो पिल होती है, जो पत्ता होता है, बाकायदा उसमें एरो बने होते हैं कि ऐसे ऐसे एरो बने होते हैं, एरो के द्वारा डायरेक्टेड होता है। क्योंकि उनमें हर एक में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इक्वल नहीं होता। जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा था, एफएसएच के इफेक्ट में धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा था, और 14वें दिन जाकर के 13वें दिन जाके 12वें दिन थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन बढ़ा था, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता गया था और एस्ट्रोजन कम था। तो उसी प्रकार होता है, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सुनिए, अब आप इनमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 में, जैसे ये पिल है, फर्स्ट पिल यहां ले ली, तो सेकंड यहां होगी, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ऐसे जब हम चलते जाएंगे तो ये कौन से डे पे हो जाएगी पूरी, यहां 26वें दिन पे 21वीं होगी, फिर नहीं 26 में होगी, 25वें पे होगी। नहीं 25वें पे होगी, घटाना नहीं है, 5वें दिन है, तो 25वें दिन क्या हो जाएगा, 25वें दिन में कौन सी पिल होगी, गिनते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यस, तो 21st पिल कहां होगी, ऑन डे ये होगी। ठीक बात है, आगे बात समझ। तो यहां तक पिल उसने ली। अब जैसे ही पिल विड्रॉल हुई, आप भी देखिए नेचुरल मेथड में क्या था, 26वें दिन कॉर्पस एल्बिकेस बन जाता था, और उसके 2 दिन के बाद में पाउसिटी ऑफ, अब
जब ये पिल विड्रॉल कर ली तो अगले दिन क्या होगा? अब ये कितने दिन बचेंगे अगले? 7 दिन। 1 2 3, तो ये हो गए 4 5 6 और ये 7, चौथा 4th, यानी 3 दिन तो पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, और अगले 4 दिन में कोई फिर इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही विड्रॉल किया है, किसको विड्रॉल किया है? पिल्स को विड्रॉल किया है, तो उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन था, तो एकदम चीज क्या हो जाएगा उस समय? क्या हो जाएगा? तो बॉडी में नहीं रहेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उसके न होने से, पॉजिटिव होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन 7 दिन में कोई भी ब्लीडिंग होगी, 2 दिन के बाद में फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल बिल्कुल एग्जैक्टली काम करता है ऐसे। तो क्या हुआ? मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, पर ऐसी मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? विड्रॉल ब्लीडिंग, क्योंकि उनके विड्रॉल से। अच्छा, ये हो गया। अब ये कहेंगे, लेडी ये कहेगी कि भाई ये कैसे, और कोई भूल गया तो मान लो 5वें दिन लेना है, क्या है, तो लेडी तो भूल जाएगी। तो इसका समाधान क्या है बताऊं? जो इन दिन के लिए भी अलग कलर की पिल होंगी, जैसे व्हाइट, ये 1 व्हाइट कलर में, 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये 4 दिन के लिए अलग और 3 दिन के लिए वो 26 27 28। ये क्या होंगी? वो पिल बजाय किसके? 21 पिल के पत्ता ऐसा बना दिया जाए जिसमें 28 हों पिल। कितनी हो? 28 पिल्स। कितनी हो? 28 पिल्स। तो ये इनमें जो 7 पिल होंगी 28 में, वो डिफरेंट कलर की होंगी। जैसे वो किसकी कलर की होंगी? व्हाइट की। अलग कलर के नाम पर कौन हो गया? व्हाइट कलर, अलग कलर। तो इन पिल में क्या होगा? हार्मोन नहीं होगा, क्यों? ये तो सिंपली ये तो टैबलेट शुगर की होंगी, या उसमें मल्टीविटामिन होंगे, या आयरन की कंटेंट होगा, क्योंकि लेडी के अंदर वैसे भी आयरन कम होता है ब्लीडिंग के कारण। इसलिए ये पिल अगर नहीं भी दी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लेडी की प्रॉब्लम दूर। क्यों? उससे क्या कह दिया? ये कौन सी है? व्हाइट कलर की। ये भी व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये 4 तो व्हाइट की और लास्ट की 3 है, 1 2 3। तो इन 3 पिल ये और ये 4 पिल ये, इनमें हार्मोन नहीं होंगे, ये सिंपली शुगर कोटेड होंगी या मल्टीविटामिन कंटेनिंग होंगी। तो लेडी को कोई दिक्कत नहीं है। जब वो पत्ता लेके आए तो सीधी सी सिंपली बात है, उस पत्ते पे बाकायदा मेंशन होता है, एक के बाद यूं एरो बना रहता है, फिर लौट करके एरो, उसके बाद में 28 के बाद में 28 के बाद में फिर एरो होके इसी पे आता है 1 2 3 पे, ऐसे ही आता है एरो पूरे पत्ते पे यूं चलता रहता है। आप कभी भी ये पत्ता है बाजार में होगा, बाजार में मिलते हैं, उन पे बाकायदा एरो बने होते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि होता क्या है कि ये जो 4 दिन जो, तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है। बस ये कहा जाता है, पत्ता दे करके लेडी को बताया जाता है कि जिस पे पहले दिन की पिल हो, फर्स्ट डे लिखा रहता है उस फर्स्ट डे, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो नॉलेज चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए ना। जब पढ़ाई चाहिए तो इसलिए अगर वो बिल्कुल ही अनपढ़ है तो वो तो पिल का इस्तेमाल कर नहीं पाए, उसने उल्टा पत्ता पकड़ लिया तो इसके लिए एजुकेशन चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो इसलिए ये रूरल की बजाय ये ज्यादा मेथड जो है, प्रसिद्ध मेथड है या यूजेबल मेथड है, वो कहाँ है? अर्बन इंडिया में। तो वहाँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई, ये बात जो मैंने स्टार्ट की। इसलिए क्या होगा? तो फर्स्ट डे की पिल में शुगर होगा, सेकंड में भी शुगर होगा, तीसरे में भी शुगर होगा, चौथे में भी शुगर होगा, या मल्टीपल विटामिन होंगे, उनमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जो लास्ट की जो 3 हैं डे, कौन कौन सा? 26 27 और 28, 3 दिन इनमें भी वो होगा। बाकी में हार्मोन्स होंगे बाकायदा, जैसे इस्तेमाल करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 28 दिन दे दी, उसका साइकिल भी कंटिन्यू 28 का रहेगा। वो पहले दिन अपना जिस दिन मेंस्ट्रुएशन होगी उस पे जो लिखा हुआ फर्स्ट डे, उस पिल को लेगी, वो उस पिल को इस्तेमाल करेगी। पर बात क्या है? उस पिल में कुछ भी नहीं है, शुगर है उसमें, जस्ट हार्मोन नहीं है। तो उसका जो ब्लीडिंग पीरियड जब हो जाएगा, बस उसको क्या ध्यान करना है? 5वें दिन, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन 2 दिन में फिनिश हो, चाहे वो 3 दिन में फिनिश हो, उसको जो पिल की जो है ना, पिल अपनी कंटिन्यूएशन में वो लेती रहे उसी प्रकार से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये रहेगा। तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने देख लिया, इसमें बजाय 21 पिल के 28 पिल का इस्तेमाल जो करते हैं, उसमें जो 7 पिल होती है उनमें क्या नहीं होता? वो हार्मोन कंटेनिंग नहीं होती, बल्कि इंस्टीड उनके अंदर क्या होता है? बजाय स्टीड हार्मोन के उनमें तो शुगर या मल्टी विटामिन होते हैं,
या आयरन कंटेनिंग होती हैं वो, तो उस समय के लिए उनकी बॉडी के लिए आयरन की कमी भी हो जाएगी भाई, करना तो ये है कॉमन। अब एक नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तीसरी पिल्स जो मैंने बताई आपको जो इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल इस्तेमाल होती है उनको जो है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं। ये जो पिल जो होती है इनको इमरजेंसी पिल भी कहते हैं, इमरजेंसी पिल्स। इनको इमरजेंसी पिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर क्वाइटस एक्ट हो गया, अनप्रोटेक्टेड क्वाइशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या काजुअल सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, काजुअल सेक्स या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाइक जैसे जेलीज वगैरह का फेलियर हो गया है या वो इस्तेमाल नहीं किया है, या किसी कारणवश से पिल लेना भूल गए या कोई और बात हो गई, या कोई हीनस क्राइम लाइक रेप इन्फेक्टेड हो गया किसी पे, हीनस क्राइम लाइक रेप, तो ऐसी कंडीशन में एक पिल आती है जिसे कहते हैं इमरजेंसी पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये मार्केट में अनवांटेड 72 आवर्स के नाम भी मिलती हैं मार्केट में, अनवांटेड। अनवांटेड इन पिल्स के अंदर जो है लीवोनोगेस्ट्रल होता है, यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ये इफेक्टिव रहती है अंटिल 122 आवर्स आफ्टर दी सेक्स। सेक्स करने के 120 आवर्स का मतलब है 5 डे। फिर आप कहेंगे इसको 72 आवर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 120 आवर्स तक इफेक्टिव तो है, पर 72 आवर्स तक अगर इसको इस्तेमाल कर लिया आफ्टर द सेक्स ऑफ दी 72 यानी 3 डे आफ्टर, तो इफेक्टिवनेस और ज्यादा होगी। मतलब इंस्टीड ऑफ द 5th डे भी ये वर्किंग करेगी, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस होती है, ये होती है। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल, यानी पिल ले ली उसके बाद मॉर्निंग स्टार्टिंग, ये भी होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या दूसरी भाषा में क्या कहा मैंने कि जो है काजुअल सेक्स, या तीसरा वर्ड मैंने क्या बोला अभी, किसी पे अगर कोई रेप इन्फ्लिक्टेड हो गया है लेडी पे, तो उसको कोई वो चाइल्ड बियर तो करना नहीं है, ताकि वो इम्प्लांटेशन ना हो। इसका बेसिक पर्पज क्या है? ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। अगर कंसीवमेंट हो भी गई है तब भी, क्योंकि ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देगी, लीवोनोगेस्ट्रल वाली जो है ये। आपने वैसे भी आपने देखा जो LNG-20 था ना, वो भी तो यूट्रस को हॉस्टाइल बना रही थी ना, ऐसे ये भी, इसको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तीसरा ये होता है। चौथा, चौथी पिल होती है 1 से वीक पिल, जो कि नॉन स्टीरॉयडल पिल्स हैं। ये आपके NCERT में दिया हुआ है कि जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, वहां पे बनाई गई है ये नॉन स्टीरॉयडल पिल। ये जो नॉन स्टीरॉयडल पिल बनाई गई है, इसमें जो केमिकल का इस्तेमाल किया है वो है और मिलॉक्सीफिन और मिलॉक्सीफिन, जिसको कॉमन भाषा में सेंटक्रोमेन भी कहते हैं। इसका क्या नाम होता है? सेंटक्रोमेन। इसको कॉमन भाषा में ये भी कहते हैं कॉमनली। इसे 1 से वीक पिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कहा जाता है एक सप्ताह में एक ही पिल लेनी है। इस पिल की खास बात बताऊं,
1 से 20 जिसे कह रहा है, इसके रिसेप्टर जो है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, दे एक्ट ऑन दी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर काम आती है। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर एस्ट्रोजन को बाइंड करना है, जब ये यहां पर ये जो है सेंट्रोमेन बाइंड कर जाएगा तो एस्ट्रोजन को बाइंडिंग की जगह नहीं मिलेगी, तो ये इनका इफेक्ट क्या होगा, एंटी एस्ट्रोजन। इफेक्ट क्या होगा, एंटी एस्ट्रोजन। एंटी एस्ट्रोजन है। इनको 1 से 20 जरूर कहते हैं, पर जब ये स्टार्ट करनी होती है ना, लेडी जब स्टार्ट करती है तो उससे कहा जाता है पहले 3 मंथ, पहले 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ उसे 2 टैबलेट पर वीक इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1 से वीक, पहले 3 वीक कितनी इस्तेमाल करनी है, ये 2 टैबलेट पर वीक, सब्सिक्वेंटली 1 से वीक इस्तेमाल करना है। आपको एक बात बताऊं, एक साइड इफेक्ट और होता है इनका। किसका, ये जितनी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, या आप ये कह सकते हो जितनी भी ये जो साइड इफेक्ट होते हैं, ये हार्मोन कंट्रोलिंग रिलीजिंग का, क्योंकि जो होते हैं ना, ये इनमें क्या होता है, इनका जो होता है ना, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, वो क्या होता है, आपने देख लिया है, इनमें मेंस्ट्रुएशन तो रह आता है, तो सस्पेंशन ऑफ द क्या होता है, टेंडरनेस आती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से टेंडरनेस आती है ब्रेस्ट के अंदर, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस। बाकी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, नोजिया, वोमिटिंग, वो सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने बताई थी, ये 1 से जो नॉन स्टीरॉयड। हाँ, आज आपको एक बात बता दूं, ये जो नॉन स्टीरॉयड पिल्स हैं, आज रिसर्च चल रही है किस पर, करक्यूमिन पर। करक्यूमिन किससे मिलता है, करक्यूमा लौंगा, यानी हल्दी, करक्यूमा से, हल्दी जो होता है, करक्यूमा लौंगा, करक्यूमिन का इस्तेमाल किया था। क्यों, करक्यूमिन का जो इफेक्ट होता है, जो हल्दी का इफेक्ट होता है, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, हल्दी को खाने में। मैंने आपको एक बार कहावत बताई थी, इंडियंस आर हल्दी बिकॉज दे ईट हल्दी। अमेरिकन कहते हैं, उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे करक्यूमा को यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, हल्दी कहते हैं हिंदी में। तो इसका एंटी कैंसर भी होता है, और इसका एक इफेक्ट स्पर्मेटोसाइडल भी होता है। तो आजकल उससे क्या बनाई जा रही हैं, उसके अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि उससे नॉन स्टीरॉयडल पिल बनाए जाए, उस पर रिसर्च चल रही है। आज ये नई जानकारी बता रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, मैं फिलहाल में मैं यहीं खत्म कर रहा हूं इस टॉपिक को, क्योंकि आज मैंने 2 टॉपिक फिनिश कर दिए आपके सामने। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था आपको, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में जो मैंने दोनों प्रकार की पहली जो पिल इस्तेमाल की थी, मिनी पिल्स, और दूसरी कौन सी थी, कॉम्बिनेशन पिल्स। उनमें ये बात बताना भूल गया था मैं आपको, अगर कोई लेडी बाई चांस एक पिल लेना भूल जाए, फिर क्या होगा, एक दिन, तो उसका इलाज ये है, अगले दिन वो पिल ले ले, एक और ले ले, यानी 2 पिल्स ले, फिर एक पुरानी वाली पिल्स ले उसी एप्रोप्रिएट टाइम पे जब वो जिस पिल लेती है। और आप अगर ये कहें कि अगर वो लगातार 2 दिन भूल जाए, तो ये भाई कोई खेल थोड़ी रह जाए कि भूलना है तो कोई भूलते रहिए। तो उसके लिए और भी डिवाइसेस हैं, लाइक आईयूडी, इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस था फिर उसके लिए, ठीक है कि नहीं है। हाँ, एक दिन भूलने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन क्या करना है, आप दोनों पिल को एक साथ इस्तेमाल किया सकता है उसी टाइम में। अगर 2 दिन कॉन्सिक्वेंटली भूल गए, 3rd दिन, तब तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके मतलब और भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करने होंगे, उस समय फिर आपका प्रोटेक्शन परफेक्ट नहीं होगा। ये बात बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज इसी साथ में इसको पढ़ाई को मैं एंड अप कर रहा हूँ। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं 3rd डे फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच।